लोग देख रहे हैं अजंता की गुफाएं। और इसमें कल हम लोग देखे थे अजंता के गुफाओं की स्थित, अजंता के गुफा चित्रों की खोज और अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा। आज हम लोग देखने चल रहे हैं अजंता की गुफाओं का स्वरूप, अजंता में गुफाओं की संख्या, गुफाओं का गणना क्रम और सुरक्षित चित्र। तो सबसे पहले देख रहे हैं स्वरूप। तो आप देखेंगे अजंता में जो गुफाएं हैं उन्हें, जो गुफाएं हैं उन्हें चैत और बिहार में विभक्त किया गया है। चैत बौद्धों के पूजा घर होते थे और इस तरह से जो चैत्य हैं इन्हें हम बौद्ध मंदिर कह सकते हैं। हर चैत्य में अनिवार्य रूप से एक छोटा सा पूजा परक स्तूप होता था। इसलिए जो चैत्य गुफाएं हैं उन्हीं को हम स्तूप गुफाएं भी कह सकते हैं। अजंता में कुल 6 चैत्य गुफाएं थी। ये थी गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 29 और 30 नंबर की गुफाएं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि चैत्य क्या थे। आंसर है बौद्धों के पूजा घर या बौद्ध मंदिर। दूसरे यहां से बनता है कि अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं थी, कितनी जो है वो चैत्य गुफाएं थी। तो इसका आंसर होगा 6। लेकिन एक समस्या है, बहुत सारी किताबों में जो है अजंता में 30 नहीं 29 ही गुफाएं दी गई। कारण है कि 30वीं बहुत बाद में खोजी गई है। तो जो पुस्तकें पुराने बेस पर लिखी गई उनमें गुफाओं की संख्या 29 ही है और ऐसी स्थिति में चैत्यों की संख्या मात्र 5 हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अजंता में कितने चैत्य हैं या कितनी चैत्य गुफाएं हैं। 6 को वरीयता देंगे। संयोग से 6 न विकल्प में हो तो 5 को भी सही मान ले। बिहार जो है ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था और अजंता में चैत्य गुफाओं को छोड़कर शेष 24 गुफाएं जो हैं ये बिहार गुफाएं थी। यहाँ जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं।
विहार, और कभी संख्या भी पूछे तो 24 विहार गुफाएं। दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो दूसरी दृष्टि से अजंता की गुफाओं को हीनयान और महायान में विभक्त किया गया है। हीनयान, महायान, ये दोनों बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। और जो गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं उन्हें हम हीनयान गुफाएं कहेंगे, और जो महायान संप्रदाय से संबंधित है उन्हें महायान गुफाएं कहेंगे। आप देखेंगे अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 6 गुफाएं जो हैं ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित हीनयान गुफाएं। बाकी शेष गुफाएं जो हैं वो महायान संप्रदाय से संबंधित। तो 6 हीनयान गुफाओं को छोड़ दीजिए, शेष सभी महायान गुफाएं हैं। हीनयान महायान क्या है, ये जब हम लोग बौद्ध धर्म देखते हैं वहां देखेंगे। कोई बहुत जरूरत नहीं, बस इतना जानते रहिए कि हीनयान जो है बौद्ध धर्म का प्राचीन परंपरावादी संप्रदाय है जो बुद्ध को भगवान न मानकर मात्र पथ प्रदर्शक मानता है। इसलिए बुद्ध के मूर्तियों आदि की पूजा भी नहीं करता, केवल उनसे संबंधित प्रतीकों की ही पूजा करता है। महायान बाद में विकसित सुधारवादी संप्रदाय है। ये बुद्ध को भगवान मानता है और मानव रूप में मतलब मूर्त रूप में बुद्ध की पूजा भी करता है। बाकी ये जानते कौन हीनयान गुफा कौन महायान, लेकिन जब व्यवहार में देखेंगे तो सभी गुफाएं महायान गुफाएं हैं। मामला क्या है, हीनयान प्राचीन संप्रदाय था, तो जो पहले गुफाएं बनी थी ये गुफाएं ये हीनयानियों की। बाद में जब महायान संप्रदाय आएगा तो हीनयान का भारत में पूर्ण रूपेण से पतन हो जाएगा। केवल पतन नहीं होगा, अंत हो जाएगा, टोटली पतन। अब आगे जो गुफाएं बनेगी वो महायान की होंगी, प्लस जो ये हीनयान गुफाएं हैं इन पर भी महायानियों का ही कब्जा रहेगा, और महायानी इनमें भी बहुत सी कलाकृतियां वगैरह बनवाएंगे। इस तरह तो सभी गुफाएं महायान से संबंधित हैं, सभी में महायान विषयक कलाकृतियां मिली है। लेकिन जो प्राचीन गुफाएं जिनमें हीनयान संबंधित कृतियां हैं उन्हें हम हीनयान गुफा कहते हैं, बाकी सबको महायान में रखते। ये हो गया गुफाओं का स्वरूप। आगे देख लेते हैं गुफाओं की संख्या। अजंता में पहले 29 गुफाओं की जानकारी थी। बाद में चलकर एक अन्य अर्थात
30वीं, 29 पहले से ज्ञात थी, तो बाद में एक और खोजी गई, तो जो खोजी जाएगी उसकी संख्या हो जाएगी 30वीं। गुफा 1958 में खोजी गई, जिससे वर्तमान में अजंता में गुफाओं की संख्या 30 हो गई। तो अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30। लेकिन अगर 30 विकल्प में ना हो तो 29 को सही मान लेंगे। बाकी 30वीं गुफा कब खोजी गई? 1958 ईस्वी। इन 30 गुफाओं में जो 30 नंबर की गुफा है, ये सबसे छोटी साथ ही अपूर्ण गुफा है, और इस गुफा में कोई चित्त या मूर्त भी सुरक्षित नहीं पाई गई, माने कोई चित्त मूर्त नहीं है। 29वीं गुफा जो है, ये अजंता की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा। अब देख लेते हैं गुफाओं का गणना करण। तो अजंता की जो गुफाएं हैं, ये सतपुड़ा की पहाड़ी पर घोड़े के नाल के आकार में लगभग 600 गज, इसे मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 540 मीटर। सतपुड़ा की पहाड़ी पर घोड़े के नाल के आकार में 600 गज या 540 मीटर में फैली हुई है, और इनकी गणना जो है वो पूरब से पश्चिम के क्रम में, मतलब इस क्रम में की गई, और जो उनका गणना क्रम है वही उनकी संख्या भी है। मतलब जब पूरब से गिनेंगे, यहां जो गुफा होगी इसे हम कह देंगे गुफा संख्या 1, यहां जो होगी ये हो जाएगी गुफा संख्या 2। अब यही इनका गणना क्रम भी है। गुफा संख्या 1 की गणना क्रम क्या है? नंबर 1। गुफा संख्या 2 गणना क्रम क्या है? नंबर 2। और इस तरह से इनका गणना क्रम। लेकिन बाद में खोजी गई जो आपकी 30वीं गुफा है, इसे मिलना तो चाहिए था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 29 है तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये 14वीं और 15वीं के बीच में पाई गई। बाद में जो खोजी गई गुफा संख्या 30, ये 14वीं 15वीं के मध्य स्थित है। इसलिए संख्या तो इसकी 30 आप कह सकते हैं, क्रम संख्या 30 नहीं कह सकते। क्रम संख्या तब 30 होती जब ये यहां पर होती। ऐसे में इसकी क्रम संख्या 15A, अर्थात जो 15 के जस्ट पहले निर्धारित की गई। बस इतने पॉइंट जानना है कि गुफाएं कितनी दूरी में फैली हैं, 600 गज या 540 मीटर में, किस आकार में फैली हैं, घोड़े के नाल के आकार में, नाल के आकार में। बाकी गुफा संख्या 30 की क्रम संख्या क्या है? 15A, मतलब वो 14 और 15 नंबर की गुफाओं के बीच में
ताकि जिसकी जो संख्या वही उसकी कर्म संख्या। आगे हम देख लेते हैं सुरक्षित चित्र। सुरक्षित चित्र, तो आप देखे होंगे जिस समय ये गुफाएं बनी हैं, जिस समय ये गुफाएं बनी हैं, उस समय केवल अपूर्ण गुफा, तीसरी गुफा को छोड़कर सभी गुफाएं चित्रित थी। तीसरी जो अपूर्ण गुफा है उसी को छोड़कर सब चित्रित थी। समय के साथ इन गुफाओं में चित्र नष्ट होते रहे। 1910 तक केवल 9 गुफाओं में ही चित्र शेष रह गए थे। ये थी गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 21, 3, 9। तो 1910 तक केवल इन 9 गुफाओं में चित्त शेष रह गए थे। 1976 में आपकी प्रकाशित हुई अजंता म्यूरल्स। और अजंता म्यूरल्स के प्रकाशन के समय तक केवल 6 गुफाओं में चित्र शेष रह गए थे। ये 6 गुफाएं थी 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं, पहली, दूसरी। और हम बता रहे होंगे कि अजंता म्यूरल्स जो है यही अजंता के बारे में जानकारी का लेटेस्ट स्रोत माना जाता। और जो इनमें दिया गया, मानी इस पुस्तक में दिया गया, वो सब माना जाएगा कि वर्तमान में वो है, भले इस समय ना हो, लेकिन इसी की जानकारी को हम लेटेस्ट मानेंगे। तो 76 तक अजंता की 6 गुफाओं में चित्र सुरक्षित थे, जो ये हैं। और वर्तमान में अजंता में कितनी गुफाओं में चित्र सुरक्षित है, तो यही 6 गुफाएं मानी जाएंगी। भले ही इनमें कुछ में नष्ट हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हीं को माना जाएगा। और इनमें भी सबसे अधिक चित्र 17वीं गुफा में सुरक्षित है। इसीलिए गुफा संख्या 17 को 17 में सबसे अधिक चित्र सुरक्षित है। और चित्रों की अधिकता के कारण ही गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहकर संबोधित किया गया। और इस तरह से हम लोग अजंता में गुफाओं का स्वरूप, गुफाओं की संख्या, उनका गणना क्रम, सुरक्षित चित्र पर चर्चा कर लिए। यहां तक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर लें और फिर आगे चला जाए। किसी को कुछ भी पूछना है
आगे हम लोग देखेंगे अजंता में गुफाओं और इसी में प्लस कर लीजिए योग भित्त चित्रों का निर्माण काल गुफाओं और भित्त चित्रों का निर्माण काल। तो सबसे पहले ये समस्या एक बार में समाप्त कर दीजिए कि अजंता में जो गुफाएं हैं और गुफाओं में जो चित्र बने हैं दोनों एक दूसरे के समकालिक माने गए। मतलब जो गुफाएं प्राचीन हैं उनके चित्र भी प्राचीन माने जाएं। इस तरह से हमें दोनों का काल नहीं पढ़ना, केवल गुफा पढ़ लेते हैं और जो गुफा प्राचीन होगी उसके चित्र भी प्राचीन होंगे। तो गुफाएं और उनमें बने भित्त चित्र जो हैं समकालिक हैं, अर्थात जो गुफाएं प्राचीन हैं उनके चित्र भी प्राचीन हैं। अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 8 से लेके गुफा संख्या 13 तक, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं, ये 6 गुफाएं प्राचीन गुफाएं हैं। इनका निर्माण तक हुआ सातवाहन शासकों के संरक्षण में ये सदी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय सदी ईसवी के मध्य में हुआ। तो 8वीं से 13वीं तक की गुफाएं प्राचीन गुफाएं हैं। इनका निर्माण तक सातवाहन शासकों के संरक्षण में हुआ और इनका निर्माण द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय सदी ईसवी के मध्य में हुआ। इन प्राचीन गुफाओं में गुफा संख्या 8, एक मिनट पहले ये जानिए, प्राचीन गुफाओं में गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन गुफा है। लेकिन गुफा संख्या 13, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 8 माने 8वीं 12वीं और 13वीं में कोई भी चित्र नहीं मिला। चित्र इनमें नहीं मिले। चित्रित गुफाओं में गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9 ये अजंता में सबसे प्राचीन चित्रित गुफाएं।
सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अभी तक जो देखे, एक तो इनके संरक्षण में कब बनी, ये है सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि अजंता में सबसे प्राचीन चित्रित गुफाएं कौन है, 10वीं 9वीं। इस दृश्य भी पूछा जाएगा, अजंता में सबसे प्राचीन गुफाएं कौन है, तो दोनों एक ही साथ आती, तो भी विकल्प में क्या होता है, 13वीं रहती ही नहीं, तो 10वीं 9वीं ही सही मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर 13वीं हो, केवल शब्द हो सबसे प्राचीन गुफा कौन, तो 13वीं सही। सबसे प्राचीन चित्रित में ये दोनों, लेकिन ये रहे सबसे प्राचीन गुफा कौन है, 13वीं विकल्प में ही ना हो, तो उसका आशय है कि वो पूछ रहा सबसे प्राचीन चित्रित, तो 10वीं और 9वीं गुफाएं सही मानी जाएंगी। आगे देखेंगे, अजंता की गुफाओं में, कुछ गुफाओं में मूर्तियां भी पाई गई। प्राचीन गुफाओं में गुफा संख्या 8, 9, 11 में मूर्तियां पाई गई, और बाद की गुफाओं में गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 26 में मूर्तियां पाई गई। तो कुल मिला के अजंता के इन 5 गुफाओं में मूर्तियां पाई गई, जिनमें 3 आपकी प्राचीन गुफाओं में है और लास्ट 2 बाद की गुफाएं। आगे देखेंगे, अजंता की जो गुफाएं हैं, इनमें गुफा संख्या 15 से लेके 22 तक की गुफाएं जो, इनका निर्माण तो हुआ 1ली से 5वीं सदी के मध्य, लेकिन इनमें विशेष कार्य जो है वो 3री से 5वीं सदी के मध्य वाकाटक शासकों के संरक्षण में हुई। और अजंता की गुफाओं में 1ली, 2री, सबसे बाद की 6ठी 7वीं सदी ईसवी की, अर्थात चालुक्य काल की गुफाएं मानी जाती हैं। इनमें भी 1ली गुफा को फर्ग्यूसन ने सबसे बाद की 7वीं सदी ईसवी में निर्मित गुफा माना। अब इन्हीं टर्मों को ध्यान देना है, सबसे प्राचीन कौन है, सबसे प्राचीन चित्रित कौन है, कौन वाकाटक कालीन है, कौन चालुक्य कालीन है, कौन सबसे बाद की है। ज्यादा क्वेश्चन 2 जगह से बनती हैं कि सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन, 10वीं 9वीं, सबसे बाद की चित्रित गुफा कौन, 1ली और 2री। और उनमें भी अगर पूछे सबसे बाद की कौन, एक ही दे विकल्प, जनरली ये सेट एक ही साथ रहते हैं क्वेश्चन, तो 1ली को वरीयता देंगे। साथ ही एक पॉइंट और जानेंगे, अजंता की जो ये गुफाएं हैं, इनमें सबसे अधिक कार्य वाकाटकों के संरक्षण में हुआ। अब आगे फिर एक संदर्भ जाने, वाकाटक जो है ये विंध्य पर्वत के दक्षिण में है,
और इनके बिल्कुल समकालिक है गुप्त, जो विंध्य पर्वत के उत्तर में शासन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के समानांतर। विंध्य पर्वत के दक्षिण में वाकाटक शासन कर रहे हैं और विंध्य पर्वत के उत्तर में गुप्त शासन कर रहे हैं। इसलिए जो गुफाएं वाकाटक काल की हैं वो गुप्त काल की भी मानी जाएगी। भले ही गुप्तों का इनके बनवाने में कोई योगदान ना हो, तो अजंता की गुफाएं जो हैं उनको बनवाने में शक, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, इन्हीं 4 राजवंशों का योगदान है। इनके अलावा कोई नाम हो, वो गुप्त या राष्ट्रकूट कोई भी हो, उन सबका इनको बनवाने में योगदान नहीं। लेकिन जो वाकाटक कालीन गुफाएं हैं वो गुप्त कालीन गुफाएं भी मानी जाएंगी। अब यहां फिर आगे देखेंगे कि अब देखेंगे अजंता में वर्तमान में सुरक्षित गुफाएं कौन? 10वीं, 9वीं, 16वीं, 17वीं, पहली, दूसरी। 15 से 22 तक की गुफाएं वाकाटक कालीन, मतलब 16-17 नंबर की गुफा, 16 और 17 नंबर की गुफाएं वाकाटक कालीन। तो इसलिए हम इनको गुप्त कालीन भी कहें। वास्तव में गुप्तों का थोड़ा नाम ज्यादा, इसलिए उन्हें तुलना कराई जाती है, गुप्त कालीन भी कहें। ये दोनों शक सातवाहन कालीन है, माने गुप्तों से पहले की है, तो इन्हें हम प्राक गुप्त कालीन कहेंगे, माने गुप्तों के जस्ट पहले की। ये दोनों गुप्तों के बाद की है, चालुक्य कालीन है, तो इनको हम गुप्तोत्तर कालीन गुफाएं भी कहें। तो ये चीजें इसमें निहित है, लेकिन थोड़ा क्लियर करके जानना चाहिए, क्यों क्वेश्चन सुरक्षित वालों से ही ज्यादा बनते। कौन गुप्त कालीन है, कौन प्राक गुप्त कालीन है, कौन गुप्तोत्तर कालीन। ये हो गया अजंता में गुफाओं और भित्त चित्रों का निर्माण काल। कोई टर्म कहीं कंफ्यूजन में हो तो उस पर चर्चा कर लीजिए। आगे हम लोग देखने चल रहे हैं शक सातवाहन का टाइमिंग जो है, दोनों का टाइमिंग है प्रथम सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसवी। प्रथम सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसवी। लेकिन थोड़ी सी वहां समस्या है, जो सातवाहन है वो दक्षिण में ही प्रथम सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसवी के मध्य शासन करेंगे, और जो शक है ये प्रथम सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसवी तक दक्षिण में शासन करेंगे, और आगे वहां से खदेड़ दिए जाएंगे। मालवा में चौथी सदी ईसवी तक शासन करेंगे। पीरियड दोनों का सेम है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं अजंता में भित्त चित्रण की विधि। भित्त चित्रण की विधि हम लोगों की टॉपिक है।
मतलब अजंता में भित्ति चित्रों को कैसे बनाया गया है। तो आप देखेंगे भित्ति चित्रण के लिए सबसे पहले धरातल बनाना हो, और धरातल बनाने के लिए ये लोग सबसे पहले खड़िया, गोबर, चोकर, धान की भूसी, बारीक बजरी, उड़द की दाल, ये सब मिला के मसाला बनाएंगे। फिर इस मसाले को कई दिनों तक, जनरली 6-7 दिन, कई दिनों तक अलसी के पानी में भिगो भिगो कर फुलाएंगे। और जब मसाला तैयार हो जाएगा तब उस तैयार मसाले से गुफा की खुरदुरी भित्ति पर 3/4 इंच से लेकर 1 इंच तक मोटा प्लास्टर चढ़ाएंगे। इस प्लास्टर के ऊपर बहुत पतला, आप कह सकते अंडे के छिलके जितना पतला चूने का लेप लगाएंगे, और इस तरह से धरातल तैयार हो जाएगा। तैयार धरातल पर लाल रंग से रेखांकन करेंगे। रेखांकन के बाद रंग भरेंगे, स्थानीय रंग भरेंगे, और फिर अंत में काले अथवा भूरे रंगों से सीमा रेखा बना दी जाती थी। रंग भरने के लिए अजंता में टेम्पेरा विधि का प्रयोग हुआ था, ऐसा माना जाता। लेकिन विसेंट स्मिथ कह रहे हैं कि टेम्पेरा के साथ साथ फ्रेस्को विधि का भी प्रयोग हुआ है। मतलब अजंता में रंग भरने की 2 विधियां अपनाई गई हैं। नंबर 1 टेम्पेरा विधि, नंबर 2 फ्रेस्को विधि। टेम्पेरा विधि जो है ये वास्तव में ब्लू रंग तकनीक है। बताए रहेंगे यही तकनीक आपके जोगी मारा में प्रयोग हुई। ब्लू माने गोंद, अर्थात इस विधि में बंधक पदार्थों के साथ मिले रंग को सूखी और अवशोषक सतह पर लगाया जाता। बंधक पदार्थ में बबूल का गोंद भी आ जाए, जनरली ये लोग यही प्रयोग किए हैं। साथ ही अंडे की जर्दी भी प्रयोग हुई है, कपास यानी काटन भी प्रयोग हुआ है। ये लोग करते क्या थे कि पहले कलर का घोल बना लेंगे, घोल में बंधक पदार्थ जो भी मिलाए, चाहे गोंद मिलाए, चाहे अंडे की जर्दी मिलाए, या कुछ और मिलाएंगे। फिर काटन मिक्स करके कलर की लुगदी बना लेते थे, और इस लुगदी को जहां रंग भरना है वहीं सावधानी से रख देते थे।
पहाड़ियां सदियों की सूखी होती थी और इसलिए धीरे धीरे लुगदी में जो रंग है वो सतह पर उतर आता, माने पहाड़ियां अवशोषित कर लेंगी, वो कलर सतह पे उतर जाएगा और एक अंतराल के बाद, 2-4 दिन नहीं, वो 2-4 महीने हो सकते हैं, एक अंतराल के बाद जब लुगदी का सारा कलर सतह पर उतर जाता था तब आसानी से लुगदी को, माने वही काटन वगैरह को साफ कर दिया जाता था। यही है टेम्पेरा विध या ग्लू रंग तकनीक। मतलब इस विध के तहत बंधक पदार्थों के साथ मिला रंग सूखी और अवशोषक सतह पर लगाया गया। फ्रेस्को विध, फ्रेस्को विध, ये यहां बवाल। फ्रेस्को विध के तहत जो नीली सतह पर तरल रंग बर्फ से लगाए गए, नीली सतह पे तरल रंग बर्फ से लगाए गए। सवाल क्या है, वास्तव में फ्रेस्को शब्द वगैरह भारत का नहीं, यूरोपियन है और फ्रेस्को का मतलब केवल होता भित्त चित्रण। अब उस भित्त चित्रण में यूरोप वाले सब अपना क्लियर किए हैं कि जब उसे फ्रेस्को सेक्को या फ्रेस्को सेस्को कहेंगे तो मतलब सूखी सतह पे रंग लगाया गया, और जब फ्रेस्को ब्यूनो या फ्रेस्को बूनो कहेंगे तो मतलब गीली सतह पे रंग लगा। यहाँ अजंता में ऐसा कुछ भेदे नहीं किए हैं, बस फ्रेस्को विध दे दिए। तो यहाँ जो फ्रेस्को है ये गीली सतह पे किया गया, माने गीली सतह पर तरल रंग बर्फ से लगाए गए हैं। तुलना कराएंगे तो ये यूरोप का फ्रेस्को बूनो या ब्यूनो हो जाए। साथ ही अजंता में देखेंगे जो बहुत बारीकी से मूर्तियां वगैरह काटी गई, उनमें मिट्टी के प्लास्टर का प्रयोग किया गया और अजंता के जो भित्त चित्र हैं ये मिस्र के भित्त चित्रों से साम्यता या समानता रखते। क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो बकवास का बना देते कि धरातल को तैयार करने के लिए जो है क्या लगाया गया, तो वो या इस तरह से मसाला बनाने के लिए क्या मिलाया गया, तो पूरा याद करिए, गोबर, चोकर, बजरी आदि, इन सबको मिला के मसाला। एक यहाँ बनता है, बढ़िया क्वेश्चन है, अजंता में रेखांकन किस रंग से हुआ है, लाल से। अजंता के चित्रों की रेखाएं किस विध से है, काले या भूरे से। अजंता में रंग भरने की कौन विधियां प्रयुक्त है, टेम्पेरा और फ्रेस्को। और बाकी के सब जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, माध्यम परविधि ये सब, तो वहां सब डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ इतने जानते हैं, टेम्पेरा में बंधक पदार्थों के साथ मिला रंग सूखी सतह पे लगाया जाता है, लगाया गया है अजंता में। और फ्रेस्को में जो है ये तरल रंग गीली सतह पर बर्फ से लगाए गए। आगे भी जानते रहिएगा कि अजंता के भित्त चित्र कहाँ के भित्त चित्रों से मेल खाते हैं, मिस्र से। प्लस अजंता में जो बारीक, अति बारीकी से मूर्तियां काटी गई उनमें मिट्टी के प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया।
इसके बाद हम लोगों को अब आगे देखना है रंग योजना, या केवल रंग लिख, अजंता के रंग, क्या आपकी इच्छा लिख दिए रंग योजना। आप देखेंगे जो गुफा चित्र होते हैं उनमें सामान्यतया खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। गुफा चित्रों में सामान्यतया खनिज रंगों का प्रयोग होता है। कारण जो पहाड़ियां होती हैं, गुफाएं जो है वो पहाड़ियों में खोदी जाएंगी, और जो पहाड़ियां होती हैं उनमें चूने का क्षारीय प्रभाव होता है। सामान्य रंग इस चूने के क्षारीय प्रभाव के चलते शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, जबकि खनिज रंग अपेक्षाकृत अधिक समय तक बने रहते हैं। इसलिए जनरली गुफा चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग होता है, और अजंता में भी खनिज रंगों और विशेषकर जमीन पर आसानी से उपलब्ध गेरू, हिरौजी, चूना पत्थर, खड़िया, कोयला आदि का प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे इस अजंता में तो समस्त रंग प्रयोग हुए हैं जिन्हें हम जनरली जानते हैं। परंपरागत जो सामान्य रंग हैं वो सब प्रयोग हुए, मतलब जो कक्षा 2 में पढ़े रहे होंगे, हरे, गुलाबी, लाल, बैगनी, नीले, पीले वाला, तो जो जनरली हम लोग जानते हैं वो सब रंग प्रयोग हुए। और सामान्यतया जो है हम लोग रंगों में बाकी बहुत रंग हैं जो लेते हैं, लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, हरा, वो जानते हैं। और ये लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, हरा सबका अजंता में प्रयोग हुआ। इनमें से जो लाल रंग है ये मुख्य रूप से गेरू से बनाया गया। गेरू, बाकी हिरौजी वगैरह से भी बना है, लेकिन मुख्य रूप से गेरू से बना है। और अजंता के चित्रों में सबसे अधिक इसी लाल गेरुए रंग का प्रयोग हुआ। चित्रों का रेखांकन भी इसी लाल रंग से ही किया गया। एक पॉइंट से जानते रहिए कि सबसे अधिक कौन रंग प्रयोग है और चित्रों का रेखांकन किस रंग से है, लाल। पीला रंग ये प्योड़ी, प्योड़ी मीन्स पीली मिट्टी से बनाया गया। प्रागैतिहासिक वाले भी बनाते थे, लेकिन अब अजंता वाले प्रागैतिहासिक वालों की तुलना में बहुत एडवांस हो चुके। तो पीला रंग प्योड़ी से, पीली मिट्टी से बनाएंगे, जाहिर है कि उसे अच्छा पीला कलर नहीं आएगा। तो अजंता का चित्रकार क्या करता था, वो बकरी पालता था, पकड़ के बकरी लाता था और
कई दिनों तक उसे केवल और केवल आम की पत्ती खिलाता था। और केवल आम की पत्ती खाने से बकरी का बाथरूम गाढ़ा पीला हो जाता था, और पेवड़ी को माने पीली मिट्टी को बकरी के बाथरूम में मिलाकर उसे अच्छा या कहिए और पीला रंग देने का कार्य किया। आगे हम लोग देखेंगे कुछ लोगों का मानना, पीला रंग किससे बना, पेवड़ी, यही जनरल विचार। कुछ लोगों का मानना है कि पीला रंग संख्या से भी बनाया जाता था, जो संभव ही नहीं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि संख्या से बनाते थे। कारण है, संभव इसलिए नहीं, संख्या की इंग्लिश है पोटेशियम साइनाइड, और ये विश्व के टॉप के जहरों में है। मतलब 2-3 चम्मच में सारे भारतीयों को मारा जा सकता, और भारी मात्रा में कभी उपलब्ध ही नहीं रहा। तो ऐसे में इस रंग का पीले रंग के रूप में प्रयोग किए हो ये संभव नहीं। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि संख्या से भी पीला रंग अजंता में बनाया गया। तो पीला रंग प्रयोग तो पीले रंग के रूप में नहीं होगा संख्या, लेकिन ये संभव है कि ये लोग कोई भी कलर बनाते थे तो कलर में थोड़ी मात्रा संख्या की मिला देते रहे होंगे। कारण अगर संख्या कलर में मिल गया तो आगे कई सदियों तक कोई बैक्टीरिया वगैरह उस चित्र पर नहीं बैठे तो कलर को नष्ट नहीं करे। इसलिए थोड़ा बहुत मिला देते रहेंगे, तभी आज तक कुछ सुरक्षित बचे हुए। जैसे आप घर बनवाइए, घर की फर्श में आते नहीं, अब तो सब बिजनेस करते हैं, वो क्या नाम है, दीमक। जिन क्षेत्रों में लगते हैं भवनों, बहुत उपाय करते हैं कि फर्श को छेद छेद के उसमें दवा डाल डाल के भरेंगे, बदबू भी करेगा। अगर उपलब्ध हो इस संख्या, एक बार डाल दीजिए, आपके मरने तक, नाती पोतों तक तो दीमक नहीं लगेगी उसके बाद। लेकिन समस्या यही है कि अब आम लोगों को उपलब्ध ही नहीं, केवल प्रयोगशाला में, वो भी बीएससी एमएससी पीएचडी की प्रयोगशाला में ही मिलता है, और वहां भी बड़े सुरक्षित ढंग से रखा जाए। तो ये हो गया नीला रंग। नीला रंग जो है इसे आयातित आयातित रंग माना जाता है, और माना जा रहा है इसे या तो फारस की खाड़ी से या अफगानिस्तान से आयातित किया जाता था। इन्हीं दोनों जगह, फारस की खाड़ी माने ईरान और अफगानिस्तान में जो है इसकी बहुतायत है। और ये रंग थोड़ा आगे देखिए तब क्लियर होगा। ये रंग जो है ये लाजवर्द लाजवर्द से बनाया जाता था, और लाजवर्द इन दोनों जगह उपलब्ध है। इनमें से अफगानिस्तान में एक स्थान है बदख्शा, और बदख्शा लाजवर्द की खान है, और प्लस स्थल मार्ग से भारत से जुड़ा भी है। तो बाकी जलमार्ग से भारत से भी मंगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ इसकी खान है, स्थल मार्ग से जुड़ा है,
अधिक संभावना है कि ये नीला रंग अर्थात लाजवर्द अफगानिस्तान से मंगाते रहे होंगे। काला रंग जो है इसे ये लोग कोयला व काजल से बनाते थे। जनरली माना जाता कोयला से बनाते थे। और जो काला या भूरा कलर का होता था, शुद्ध काला तो रहेगा ही नहीं, काला या भूरा टाइप का होता था। और बाकी जाने चित्रों का रेखांकन इसी काले रंग से किया गया। सफेद रंग जो है ये चूना पत्थर व सरिया से बनाया गया है। हरा रंग जो है इसे ट्रेरावर्ट ट्रेरावर्त या ट्रेरा ता को टा भी लिख सकते, ट्रेरावर्ट नाम के पत्थर को घिस कर तैयार किया जाता था, जो शुद्ध हरा न होकर गदला हरा होता था, गंदे हरे रंग टाइप में होता था। और जैसे किसी कच्ची सड़क के किनारे, इलाहाबाद में सब जगह उपलब्ध है, कच्ची सड़क के किनारे की जो हरी घास होती है उस पे धूल पड़ने के बाद जैसे गंदा हरा दिखता, कुछ उसी तरह का इनका हरा रंग, माने गंदला हरा टाइप का रंग है। और अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो किनका प्रयोग है, एक यहां से जनरली कौन रंग आयातित रंग है, नीला। बाकी नीला बने किससे, लाजवर्द से। कहां से आयातित होता था, दोनों जगह से होता रहा होगा। परिता हम देंगे अफगानिस्तान। काले में वो पॉइंट तो जानेंगे कि सीमा रेखा बनी है, प्लस जानेंगे अजंता में एक जातक है महाउम्मग श्याम जातक, एक जातक है श्याम जातक। श्याम जातक का जो नायक है श्याम है, और श्याम के शरीर में काले रंग का प्रयोग हुआ है। एक क्वेश्चन यहां बनता बन, श्याम जातक के नायक श्याम के शरीर में कौन रंग प्रयोग हुआ, काला। बाकी एक यहां से और बनेगा कि अजंता में जो बनवासी है उनके शरीर में यही गदला हरा रंग लगाया गया। मतलब अजंता में वनवासियों के शरीर में कौन सा रंग प्रयोग हुआ है, हरा रंग। ये क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। एक और बनेगा, सबसे अधिक किसका प्रयोग है, वो तो लाल है। कभी कभी 2 या 3 का सेट दे देंगे तो सबसे अधिक लाल, लाल के बाद काला, काले के बाद पीला, और चाहे फिर सफेद हो जाएगा, का प्रयोग हुआ है। लाल काला पीला का घटते क्रम में प्रयोग हुआ। और अजंता के भित्ति चित्रों के रंग पर भी हम लोग चर्चा कर लिए। आगे हम लोग देखने चल रहे हैं अजंता में चित्रों के
विषय, अजंता में चित्रों के विषय, और इसके पहले किसी को कोई कहीं कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर लिया जाए। फिरोजी बेटा, ये लाल रंग का मुलायम पत्थर होता, लाल मुलायम पत्थर होता है, और उसे सिलबट्टे पर पीस कर भी लाल रंग तैयार किया जाता था। कुछ भी और कहीं पूछना किसी? चित्रों के विषय, आप देखेंगे जो अजंता, अजंता में चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध अर्थात बुद्ध का जीवन, परिचय, बुद्ध का धर्म अर्थात बौद्ध धर्म, बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कहानियां अर्थात जातक कथाएं। अजंता में चित्रों का मुख्य विषय और चित्रों का विषय है, वैसे अजंता में मानव जीवन के विविध पहलुओं का अंकन हुआ। अजंता में देखेंगे एक तरफ गांवों का शांत व एकांतमय वातावरण चित्रित है, तो दूसरी तरफ नगरों का चहल पहल युक्त जीवन भी चित्रित है। साथ ही शिकारी, मछुआरे, युद्धरत सैनिक, पशु पक्षी, अलौकिक पशु, पुष्प वृक्ष लताएं, विविध आलेखन, ये सब अजंता में चित्रित हैं। और चित्रों का विषय अलंकरण, चित्रण, वर्णन, सब कुछ है। आपके क्वेश्चन हमेशा इतने से ही आते, पेपर हल कर डालेंगे, आयत खूब होंगे लेकिन इतने से ही। अजंता में चित्रों का विषय क्या है? या तो विकल्प में बुद्ध रहे, या बुद्ध का जीवन परिचय रहेगा, या बौद्ध धर्म रहेगा, या जातक कथाएं रहेंगी, या बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कहानियां रहेगा, या अलंकरण, चित्रण, वर्णन, और फिर चौथा विकल्प रहेगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन आपके इतने से ही आते, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, बहुत शॉर्ट में पढ़ाने पे लोगों को संतुष्टि नहीं हो। आप देखेंगे एक विद्वान है वाच इस्पत, वाच इस्पत गैरोला, वाचस्पत गैरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला, की पुस्तक का नाम है भारतीय चित्रकला,
और अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में गैरोला जी ने अजंता में चित्रों के 3 विषय निर्धारित किए। नंबर 1, रूप भेदिक। नंबर 2, अलंकारिक। नंबर 3, वर्णनात्मक। रूप भेदिक, इसके अंतर्गत बुद्ध के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक के चित्र, साथ ही बुद्ध के विविध आध्यात्मिक रूपों अर्थात बोधिसत्वों के चित्र, राजा रानी के चित्र, ये सब रूप भेदिक के अंतर्गत इन्होंने रखा है। बुद्ध का कोई भी चित्र, बोधिसत्वों का चित्र, राजा रानी का चित्र, ये सब रूप भेदिक में रखा। अलंकारिक में पुष्प, वृक्ष, लताएं, पक्षी, अलौकिक पशु, साथ ही अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, इन सबको इन्होंने रख दिया। वर्णनात्मक में इन्होंने जातकों को रखा। जातकों को रखा है। जातक जो हैं ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। परंपरागत रूप में बौद्ध धर्म में 500 कितना 547 साल। परंपरागत रूप में बौद्ध धर्म में 547 जातक माने गए, लेकिन अब इनका कोई मतलब नहीं। कभी खोजे गए थे तो इतिहास जब लिखा गया 547 बताए। इनकी संख्या आजकल 600 से भी अधिक हो चुकी। लेकिन ये संख्या जानते रहे कि अजंता में कितने जातक चित्रित है, तो 550 के आसपास से लेके 600 के बीच में जो भी विकल्प रहे वही सही। 550 के लगभग से 600 के बीच में जो भी विकल्प रहे वही सही। और अन्यथा दे देंगे 547, फिर आगे या 200 300 देंगे या तो फिर 800 900 विकल्प बना देंगे। तो परंपरागत रूप में माना जाता है बौद्ध धर्म में 547 जातक हैं और अजंता में सभी जातक चित्रित किए गए थे। और इन जातकों को वे देख रहे हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां या कथाएं, और इनको कथा अनुसार विस्तार से चित्रित किया गया। इसीलिए जातकों को वर्णनात्मक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। एक जातक की हम कथा बता रहे हैं, तब आपको क्लियर होगा कि किस तरह से कथावार विस्तार से इनका चित्रण। कौन सा जातक बता रहे? चलिए आज महाकप वाला बता। नहीं, ज्यादातर हम छदंत का बजाते थे। महाकप जातक
महाकप जातक, महाकप जातक जो रहेगा, जातक जितने सब बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, इसमें बुद्ध अपने पूर्व के एक जन्म में महाकप अर्थात बड़े से बंदर के रूप में दिखाए गए, जो काशी माने बनारस के समीप गंगा नदी तट पर एक वृक्ष पर अपनी बंदर टोली के साथ रहते थे। और कहा गया है कुछ जातक के अनुसार उस वृक्ष का फल जो था उसका टेस्ट बिल्कुल अलग था और उसके जैसे स्वाद वाला आम का वृक्ष विश्व में और कोई नहीं था। और बुद्ध ने बंदरों को, अपने बंदर टोली को सुझाव दिया था कि जितनी इच्छा हो उतना आम खाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि एको आम नदी में न गिरने पाए। गंगा नदी किनारे था वृक्ष। अब बुद्ध के थोड़ा पहले की एक कहानी जानेंगे तब मामला जो है समझ में आएगा। बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त, और देवदत्त में बुद्ध के एंटी बहुत आक्रोश था। वास्तव में यशोधरा से शादी देवदत्त करना चाहता था और रियल में देवदत्त ही स्वयंवर का विजेता था, लेकिन बुद्ध राजा के पुत्र थे, इसलिए जबरदस्ती बुद्ध को विजयी करके यशोदा की शादी उनसे करवा दी गई। अगर वो न्यायोचित ढंग से पराजित हुआ होता स्वयंवर में तब न शादी होती तो अलग चीज था। उसको पराजित करके बुद्ध को विजयी घोषित किया गया था। और अब वही वो बुद्ध के एंटी आक्रोशित होगा और कहेगा जहां मौका मिलेगा एक तरह परण ले लेगा, वही इनको कूटेंगे। और अब उस जन्म में उसको मौका नहीं मिल रहा है, कारण बुद्ध राजा के पुत्र है, राजकुमार हैं, इसलिए उनकी विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। आगे जब बुद्ध भिक्षु बन जाएंगे और तब वो भी राजपाट छोड़ के भिक्षु बनेगा, इस उम्मीद से कि वहीं मौका मिलेगा तो वहीं कूट देंगे। नहीं, जैसे किसी को कोई न्यायोचित ढंग से कहीं असफल हो तो उसमें उतना आक्रोश नहीं होगा, बल्कि दुख होता है। और किसी को जानबूझ के पराजित किया जाए तो उसमें बहुत आक्रोश होता है। जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा हो, एकदम निष्पक्ष परीक्षा हो और आप पेपर सही ना कर पाए और बाकी ये रहे कि परीक्षा एकदम निष्पक्ष हुई है, कहीं आउट नहीं हुआ, कोई फरार नहीं, तब ना होने पर आपको दुख होगा कि नहीं हुआ, आप में आक्रोश नहीं पैदा होगा। लेकिन परीक्षा हो, आप पेपर बहुत अच्छा करें, पेपर कठिन भी आप बहुत अच्छा करें, लेकिन जैसी व्यवस्था चल रही है उसके अनुसार कुछ लोगों को पहले वही पेपर मिल गया हो और फिर बाद में आपको पता चले तो पेपर आउट हो गया, या चयन बोर्ड के कर्मचारी पैसा ले लेके सबको सिलेक्शन दे दिए, तब आप में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और यही इच्छा होगी चयन बोर्ड को फूंक दे, तोड़ फोड़ दे। तो अन्याय संगत ढंग से जब कोई किसी अधिकार से वंचित होता है, आक्रोश आएगा ही। और इसमें कितना आक्रोश दिखाया गया, कल्पना करिए कि बुद्ध जितना जन्म लेंगे, हर जातक में बुद्ध का एक जन्म, हर जन्म में देवदत्त भी जन्म लेगा, केवल इसीलिए कि जहां मौका मिले वही इनको मार ले, ऐसा प्रयास भी करेगा। लेकिन चूंकि बुद्ध को भगवान मान लिया गया
इसलिए वो चमत्कारिक ढंग से हमेशा बच जाया करते हैं। लेकिन बच गए, भले बच गए, अगले जन्म में फिर जन्म ले और मौका अपना ढूंढता रहेगा। तो इसमें भी यही मामला है कि अब क्या हुआ कि एक दिन जानबूझ करके जो देवदत्त वाला बंदर है वो वृक्ष की एक डाल को हिला दिया और आम का एक फल नदी में गिर गया। फल बहते बहते जा रहा, कोई किसान पा गया। अब आपके कल्चर की जो व्यवस्था है, जो आपका कल्चर कहता है, किसी को कोई भी अच्छी चीज मिले तो स्वयं नहीं रखना चाहिए, अपने से बड़े आदमी को ले जाकर भेंट कर देना चाहिए। अब वो आम जो था देखने उखने में भी बड़ा अजीब सा था, तो बहुत सुंदर लगा। वो खुद न खा के ले जाके राजा को भेंट कर दिया। राजा ले जाके रानी को भेंट कर दिए। रानी जब आम खाई तो टेस्ट तो बिल्कुल अलग था ही। अब वो अपना ताम झाम फैलाई कि चाहे जहां से उसी वृक्ष का आम हमें चाहिए। थोड़ा आसान था, फिर किसान को बुलाएंगे और किसान बताएगा हमको नदी में बहते मिला था, इसीलिए काम आसान हो गया। मतलब जिधर से पानी का बहाव आ रहा उसी तरफ कहीं नदी के किनारे होगा। फिर सैनिक खोदते खोदते वृक्ष के पास पहुंचेंगे और जब सैनिक आम तोड़ना चाहेंगे तो अब उसी वृक्ष पे बहुत से बंदर हैं और कुछ छोटे छोटे बच्चे वगैरह भी हैं। अब वो छोटे बच्चे पड़ोस के वृक्ष पे नहीं जा सकते थे, तो बुद्ध महाकपि है, ये अपना शरीर फैला के दोनों वृक्षों के बीच में एक सेतु सा बना देंगे और छोटे बच्चे जो हैं वो भी उस पे से दूसरे वृक्ष चले जाए। और जब देवदत्त की बारी आएगी, सोचे मौका बढ़िया मिला, जैसे बीच में पहुंचेगा तेजी से उछलेगा और बुद्ध जमीन पर आ जाएंगे और उनको बहुत सारी चोट लगेगी। यह है छदंत जातक की कथा, अरे सॉरी, महाकप जातक की कथा। जब इसे चित्रित किया जाएगा तो जैसे कथा सेम उसी। पहले नदी के किनारे एक पेड़ पे बंदरों की टोली दिखाई जाएगी। अगले दृश्य में फिर नदी में बहता आम का फल दिखेगा। अगले दृश्य में किसान फल निकालते हुए दिखाया जाएगा। फिर अगले दृश्य में किसान राजा को फल भेंट कर रहा होगा और अगले दृश्य में फिर रानी का जिद दिखाया जाएगा, वो राजा से उसी फल के लिए जिद कर रही। फिर अगले दृश्य में सैनिक नदी के किनारे वृक्ष को खोजने जाते दिखाए जाएंगे। अगले दृश्य में फिर सैनिक वृक्ष से आम तोड़ते दिखेंगे और उसके अगले दृश्य में जो बुद्ध है वो सेतु बने हुए सारे बंदर दूसरे वृक्ष पे जा रहे और अगले में बुद्ध को जमीन पे गिरा दिखाया जाए। तो जैसे कथा है उसी अनुसार विस्तार से जातकों का चित्रण हुआ है। इसीलिए जातकों को वर्णनात्मक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और अब यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर ले। हमारी तरफ से आज की टॉपिक समाप्त और कल हम लोगों की टॉपिक रहेगी अजंता के भित्त चित्र, जिसमें हम लोग प्राचीनता के क्रम में देखेंगे। तो सबसे पहले 10वीं, फिर 9वीं, फिर 11वीं, फिर 16वीं, फिर 17वीं, फिर 6वीं, फिर 26वीं, फिर दूसरी, फिर पहली।
गुफा के चित्रों पर चर्चा करेंगे और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। अब कल जहां तक पहुंचे यहां तक शायद हम लोग देख लें इन गुफाओं में कौन कौन से चित्र हैं। यहां तक उम्मीद है कि देख ले या तो यहीं फंस जाए। 3 तो देख ही लेंगे, 16 में थोड़ा टाइम लगेगा। बस आज के लिए इतना।